नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं जाने कितने दिनों से उसे ढूंढ रहा था। कभी अस्पताल जाता, कभी उसे गुमशुदा लोगों की लिस्ट में तलाश करता था, तो कभी मृतकों की लिस्ट में। जब कभी कोई मुझे यह कहकर बुलाता कि एक जवान लड़की की लाश मिली है, आकर देख ले, कहीं आप उसे तलाश तो नहीं कर रहे हैं। तो घर से निकलने से लाश देखने तक मैं सूली पर लटक जाता था। पर जो मैंने उसके साथ किया था, उसके बाद उसका जिंदा होना भी नामुमकिन था। मैं जाने कब इतना निर्दयी हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ। एक दिन मैं यूं ही उसे तलाश करते हुए एक मंदिर में चला गया। मैं बैठा वहाँ भगवान से उसे मांग रहा था कि एक शोर पर मेरा ध्यान उस तरफ गया। मैंने देखा कि वह तो कोई भिखारी था जो एक खाली बर्तन को बार बार दीवार से टकरा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। अचानक मेरा दिल बैठा और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उस भिखारी के साथ कोई बैठा था। मैं उसे हैरानी से देखते हुए उठकर उसके पास गया। उसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। यह वही थी, पर जिस हाल में थी उस हाल में देखने का मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मिट्टी और मैले से फटे हुए कपड़े, उलझे उजड़े बाल, गंदे हाथ पाँव। वो पागलों की तरह गलियों में घूम रही थी। मैंने उसे पुकारा तो उसने मुझे देखा तक नहीं। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और बुरी तरह घबरा गई, जैसे मुझे कोई नुकसान पहुंचाने लगा था। पर अब उससे बुरा मैं उसके साथ और क्या कर सकता था। मेरी आंखें भर आई थी, दिल खून के आंसू रोने लगा था। यह मैंने क्या कर डाला था। मुझे अतीत के वो दिन याद आने लगे जब मैं एक अलग लड़की को जानता था, और यह तो उस लड़की का विपरीत रूप था। मेरा नाम अर्पित है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं पेशे से एक डॉक्टर था। शहर में मीना नाम की एक बुजुर्ग महिला के यहाँ रेंट में रहता था। मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहने आया था। मेरी माँ 3 साल पहले इस जहाँ से चली गई, और उनके जाने के बाद भी मीना जी ने मुझे जाने को नहीं कहा। उनके साथ सिर्फ उनकी एक नातिन नीति ही रहती थी, जिसे सब प्यार से नीतू कहते थे। उसके और भी बहुत से घर थे जहाँ पर वह लोगों को रहने के लिए जगह देती थी, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं रखती थी जिनकी शादी नहीं हुई होती थी। मैं अपनी माँ के साथ आया था, इसलिए यहाँ पर रहता था। पर मेरी माँ के जाने के बाद भी मुझे यहीं पर रहने दिया, क्योंकि उनका कहना था कि तुम एक शरीफ आदमी हो और मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगी। बेटा, तुम कभी भी परेशान मत होना। उसकी बेटी और बेटी का पति भी इस दुनिया से जा चुके थे। शायद उनके साथ कोई हादसा हुआ था। अब वह अपनी नातिन के साथ ही रहती थी। वह कम उम्र थी, यही कोई 16-17 साल की, और बहुत हंसमुख और शरारती थी। खूबसूरत इतनी थी कि खुद पे खुद नजरें उसकी तरफ उड़ जाती थी। भला की मासूम थी। उसकी कांच जैसी चमकती आंखों में हर इंसान डूब जाता था। मेरे लिए अक्सर खाना लेकर वही आती थी, क्योंकि मीना जी तो टांगों की तकलीफ की वजह से ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। इस घर के साथ साथ वह मुझे खाना भी देती थी, जिसके मैं अलग से पैसे देता था। लेकिन एक बात है कि जितने पैसे मैं देता था, उससे ज़्यादा अच्छा खाना ही भेजती थी। इस मामले में उनका दिल बहुत खुला था, और जो अपने लिए बनाती थी वही मेरे लिए भी भेज देती थी। मैं भी कभी नीति के लिए चॉकलेट ले आता, तो कभी आइसक्रीम, और वह बहुत खुश हो जाती थी। उसे कभी कोई चोट लगती तो वह मेरे पास भागी आती और मुझसे पट्टी करवाती। एक दिन मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। मैंने देखा नीति जो एक तेज धार चीज़ लिए गमले साफ कर रही थी कि अचानक उसने वह चीज़ जानबूझकर अपने बाजू पर दे मारी। थोड़ी देर तक चोट को ऐसे ही रहने दिया और तुरंत मेरे पोषण की तरफ भागी। मैं दरवाजे की दस्तक पर उस तरफ गया तो वह बाजू पकड़े खड़ी रो रही थी। मेरे पूछने पर कहने लगी कि गलती से काम करते हुए चोट लग गई, और रोने लगी। मैंने उसे अंदर बुलाया और चोट पर पट्टी करने लगा। आज मैंने नोट किया कि जब तक मैं उसकी चोट पर पट्टी कर रहा था, वह मुझे ही देख रही थी। आज मुझे नीति की नज़रों से उलझन महसूस हो रही थी। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। आज पहली बार मेरे हाथ उसके हाथों को थामते हुए कांप रहे थे। हालांकि इससे पहले भी कई बार नीति को चोट लग चुकी थी और मैं ही उसकी मरहम पट्टी कर दिया करता था, लेकिन इससे पहले कभी मेरे हाथों में कंपन नहीं होती थी और ना ही मेरे दिल की धड़कनें तेज होती थी। लेकिन आज कुछ तो अलग था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। शायद नीति की नज़रों में कुछ ऐसा था कि मैं खुद को हड़बड़ाने से रोक नहीं पा रहा था। इससे पहले मैंने हमेशा नीति से एक मरीज की तरह ही ट्रीट किया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि नीति यहाँ से जल्द चली जाए और मैं खुलकर सांस ले सकूं। वह पट्टी करवाकर शुक्रिया बोलकर चली गई और वापस बाग में जाकर बैठ गई। मैं भी बालकनी में आया। शायद मेरे अंदर की बेचैनी थी कि मैं दोबारा नीति पर नज़र रखने के लिए बालकनी में आ गया था, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि नीति ने अपने आप को जानबूझकर चोट पहुंचाई थी। और फिर मैंने उसे एक अजीब काम करते देखा। पहले तो मैं यह देखकर ही हैरान था कि उसने जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाया था।
और जब मैंने उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो उसने कहा कि गलती से हुआ, यानी कि वह झूठ बोल रही थी और अब वह पट्टी को बड़े प्यार से देख रही थी और उस पट्टी के ऊपर अपने होंठ लगाती, कभी उस पट्टी को अपनी आंखों से लगाती, यानी कि अपने ही हाथ को, और अजीब सी मुस्कान देती थी। उसे अभी अभी इतनी बड़ी चोट लगी थी और वह खुश हो रही थी। मैं एक पुरुष था, मुझे औरत की नज़रों की पहचान थी, यानी जिस जगह से मैंने उसका बाजू अपने हाथ से पकड़ा था वह उस जगह को चूम रही थी। मैं परेशान हुआ कि कहीं छोटी सी नीति के दिल में मेरे लिए भावनाएं तो नहीं है। उसकी उम्र में ऐसा होना जायज़ भी था, क्योंकि जिस उम्र के मोड़ पर नीति थी वह बहुत ही नाजुक उम्र होती है। इस उम्र में दिल के जज्बात किसी भी पल बदल सकते हैं, पर वह गलत राह पर जा रही थी। मैं उसे रोकना चाहता था। मेरे दिल में नीति के लिए कभी गलत ख्याल पैदा ही नहीं हुए थे, हमेशा उसका छोटी बच्ची की तरह ख्याल रखा था। और आज जब मैंने यह सब कुछ देखा तो मेरे दिल में बेचैनी घर कर गई थी। यह गलत था। नीति को मेरे बारे में यह सब कुछ नहीं सोचना चाहिए था। वह अभी बहुत छोटी थी, उसकी उम्र इन सब कामों की नहीं थी। उसकी उम्र पढ़ाई की थी, कुछ करने की थी। वह कैसे इस राह पर चल सकती थी? और फिर मेरी एक मंगेतर थी जिसका नाम मन्नत था। मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मुझे नीति को इस राह से हटाना ही होगा, नहीं तो इस तरह नीति को मंजिल मिलने वाली नहीं थी और ना ही मुझे हमारे दामन में सिर्फ और सिर्फ रुस्वाइयाँ आनी थी। मैं कभी नीति के सामने उससे कॉल पर बात नहीं करता था, पर 2 दिन बाद जब वह पट्टी कराने आई तो मैंने खुद जानबूझकर मन्नत को कॉल की और हमारी शादी की बात की कि जल्द ही कोई तारीख फाइनल करते हैं। नीति ने यह बात सुन ली और मैं यही तो चाहता था कि आज नीति को सब कुछ मालूम हो जाए कि मेरी एक मंगेतर है और जल्द ही हमारी शादी भी होने वाली है, ताकि नीति ने जो इस मोहब्बत की राह पर कदम बढ़ाए हैं वह जल्दी पीछे खींच ले, क्योंकि इसी में उसकी भलाई थी। इससे पहले मैंने कभी नीति के सामने मन्नत से बात नहीं की थी। मैं उसके सामने अपनी मंगेतर से इसलिए बात नहीं करता था क्योंकि हमारी बातें कुछ ऐसी होती थी जो मैं एक लड़की के सामने नहीं करना चाहता था, और वह भी एक कम उम्र लड़की के सामने। कभी मैं मन्नत से कहता कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो कभी कहता कि आज तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है। और मेरे ख्यालों से एक कम उम्र लड़की के सामने मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज मैंने जानबूझकर शादी का जिक्र किया और उसे यह भी कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, ताकि नीति समझ जाए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं कॉल सुन के वापस आया तो उसने तुरंत पूछा कि मैं किससे बात कर रहा था। मैंने कहा तुम्हारी होने वाली भाभी है। वह चौंकी। उसने कहा मेरी भाभी कैसे हो गई? कोई लड़की कैसे मेरी भाभी हो सकती है? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। मैं मुस्कुरा दिया और मैंने उसे प्यार से समझाया। मैंने कहा देखो, तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी तो हो, तो मेरी पत्नी तुम्हारी भाभी होगी ना। मैंने प्यार से समझाया। मैं इतना तो साफ समझ गया था कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है, लेकिन मैं उसकी इन फीलिंगों को बढ़ाना नहीं चाहता था। उसके दिल में मेरी मोहब्बत का जो बीज अपने कापले फोड़ने लगा था, मैं उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहता था। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। हालांकि मैंने अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि उसकी आंखों के कोने गीले हो गए थे, उनमें नमी उतर आई थी। अगले दिन मैंने मीना आंटी से भी बात की कि मेरे साथ उन्हें मेरे रिश्ते की बात करने लड़की के घर तारीख रखने जाना होगा। वह भी बहुत खुश हुई। हम लोग जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन ऐसा कोई मनहूस दिन था कि मैं क्या बताऊं। पहले किसी ने मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया और अब मैं पूरी गाड़ी को धक्का लगाकर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि एक नहीं 3 टायर पंचर थे। फिर हमने सोचा कि चलो बस से चले जाएंगे, लेकिन अचानक से बारिश होने लगी और उसके बाद न जाने मीना जी को क्या हुआ। सुबह तो वे अच्छी भली थी, उनकी तबीयत खराब हो गई। यूँ जाने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, लेकिन आज तो मुझे ज़रूर जाना था। फिर उन लोगों को फ़ोन करके सॉरी बोला कि आज नहीं आ सकता, कल आऊँगा। पर उसी रात करीब 2 बजे मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा वह नीति थी। उसके जख्म से पट्टी हट गई थी और उसके जख्म से काफ़ी खून बह रहा था। मैं तो उसके जख्म को देखकर हैरान रह गया था। हालांकि पहले मैंने उसकी पट्टी की थी तो जख्म काफ़ी हद तक भर चुका था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जख्म को जानबूझकर कुरेदा गया था। मैं अभी सुबह से नीति की तरफ देख रहा था। शायद वह कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी। उसके चेहरे पर दर्द के आसार भी थे, आंखों में नमी भी थी। कहने लगी मेरी मदद करें, मेरी चोट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खून भी बह रहा है। मैंने उसे अंदर बुलाया और पट्टी का सामान लेने गया, पर वापस आया तो नीतू बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में खड़ी थी। मैंने उसे बैठने को कहा तो सोफे पर बैठने के बजाय मेरे करीब आ गई। मैंने कहा नीति, यह क्या हरकत है? सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। लेकिन वह मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। उसे अपने जख्म की भी कोई परवाह नहीं थी। शादी करेंगे आप, वह भी किसी और से, मेरे होते हुए? यह सोचा भी कैसे आपने? आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ऐसा होने दूंगी? वह जुनून में आकर बोल रही थी। मैंने उसे कहा मेरी शादी से तुम्हें क्या मतलब है? मैं शादी करूं या ना करूं, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या संबंध है इन सब से? उसने कहा संबंध तो अब आप मुझसे यह सवाल करेंगे
जैसे आप कुछ नहीं जानते, इतने समझदार नहीं है, एक लड़की की आंखें नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा, किस लड़की की आंखें पढ़ूं? खुद को लड़की कहती हो, तुम तो एक छोटी सी कम उम्र लड़की हो जिसे अभी अकल भी नहीं है। तुम्हारी आंखों में लिखा ही क्या है? उस दिन देखा था मैंने तुम्हें छत पर फिजूल हरकत करते हुए। क्यों किया था तुमने ऐसा? उसका मतलब क्या समझूं? शुक्र करो कि मैंने मीना जी से ये बात नहीं की। उनको बता देता तो फिर? वह बोली। तो वे क्या करती? वे वैसे ही गुस्से से आ रही थी। उसने कहा, गुस्सा निकालकर एक नज़र मेरी तरफ देखो तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, जवान हो चुकी हूँ। अभी मैं उसकी बातों पर हैरानी था कि उसने अपना दुपट्टा एक तरफ फेंका, अपने बाल बिखरने लगी और रोते हुए चिल्लाई, नानी नानी मुझे बचाओ, यह मेरे साथ क्या कर रहा है? मैं हैरान और अपनी जगह पर पत्थर का रह गया। वह नीचे भाग उठी और जाकर मीना जी से रोते हुए यह कहने लगी कि मैंने उसकी इज्जत पर हमला किया है। मीना जी उसकी बातों पर क्यों यकीन न करती? नीति का हुलिया अंदाज और बातें ही ऐसी थी। मैं भी नीति के पीछे पीछे भागा था। मैं चाहता था कि नीति को मीना जी के पास जाने से पहले ही रोक लूं और उसे समझाऊं कि जो कुछ कर रही हो गलत कर रही हो। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अकल नहीं है, इस तरह तुम खुद भी बदनाम हो जाओगी। मैं मर्द हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत पर आज ज़रूर आ जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी नानी के पास जा चुकी थी और रोते हुए एक अलग ही कहानी सुना चुकी थी। कहानी सुनाते सुनाते अब वह बेहोश हो गई। मीना जी ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मेरे विश्वास और भरोसे का यह सिला दिया तुमने। मेरी मासूम नातिन के साथ यह खेल खेला, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वह भी अपना सिर पकड़े रोने लगी। मैं अपनी सफाई में जो कुछ भी कहता रहा, उन्होंने एक पल को भी उस पर यकीन नहीं किया। इस बात को 2-3 दिन गुजरे थे कि मीना जी ने मुझे एक परीक्षा में डाल दिया। उनका कहना था कि मैं अपने गुनाहों की जिम्मेदारी लूं और नीति से शादी कर लूं, वरना वे मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगी। मैं बुरी तरह फंस गया था। उनकी नज़रों में मैं अपराधी था। पुलिस भी मुझे ही गुनहगार समझती। अगर किसी तरह मैं सज़ा से बच भी जाता तब भी मेरी इतनी बदनामी हो जाती कि मन्नत के माँ बाप कभी उसका रिश्ता मुझसे नहीं करते। मैं मजबूर था, मुझे उनकी बात माननी पड़ी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि यह थी कि मेरा डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता था। मेरा तो करियर, भविष्य, शादी, सब कुछ नीति ने बुरी तरह से उलझा दिया था। शायद वह जीत रही थी और मैं हार गया था। ना चाहते हुए भी मुझे नीति के साथ शादी करनी पड़ी। जब नीति की मांग में सिंदूर भरा था तो मेरे हाथ कांप उठे। कैसे मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता था जिसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग ही नहीं थी? कैसे मैं उसे पत्नी का सम्मान और पत्नी का हक दे सकता था, जबकि वह मेरी नज़र में एक छोटी लड़की थी जिसे हमेशा मैंने अपनी छोटी बहन की तरह माना था। लेकिन उसने मेरे जज्बातों का ख्याल ना करके अपने दिल की सुनी थी। पता नहीं कब और कैसे वह मेरे सपने सजाने लगी थी। हालांकि मैंने तो अपनी तरफ से कभी भी कोई भी संकेत नहीं दिया था। मेरी नीति के साथ शादी हो गई। मीना जी ने मेरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया था, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर डूब रहा था। कैसे मैं नीति के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बना सकता था? नीति अंदर कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी और मेरे पैरों में इतनी जान नहीं थी कि मैं अंदर कमरे में चला जाता। मैं बाहर हॉल में बैठ गया और सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। रात का 1 बज चुका था, लेकिन कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी कि तभी मीना जी अपने कमरे से बाहर आई थी। मुझे इस तरह देख मेरे पास चली आई, कहने लगी, जब तुमने मेरी बच्ची की इज्जत पर हाथ डाला था तब तुम्हें यह एहसास नहीं था और अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि वह कम उम्र है। मैंने दुख से मीना जी की तरफ देखा था। मैंने कहा, आपको अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैंने कभी भी नीति को गलत नज़र से नहीं देखा। नीति से शादी सिर्फ और सिर्फ मैंने मजबूरी में की है। शायद वह कदम ना उठाता तो मेरी इज्जत, मेरा फ्यूचर बर्बाद होने के साथ साथ नीति की इज्जत भी दांव पर लग जाती। लेकिन अब मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे नीति को पत्नी होने का सम्मान और हक दूँ। शायद मीना जी को मेरी बात पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा था। कहने लगी, नीति शुरू से ही बहुत जिद्दी है, जिस चीज़ पर हाथ रख देती है उसे हासिल करके ही रहती है। तुम समझदार हो, नीति इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है। मुझे विश्वास है तुम एक अच्छी और खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करोगे। यह कहकर उन्होंने मुझे कमरे में भेज दिया था। मैंने पहली रात उससे कोई बात न करने की कसम खाई थी, पर उसने मुझे मोहब्बत का इजहार किया और माफ़ी भी मांगी। अब मोहब्बत तो ऐसी ही होती है ना। मुझे आपको हासिल करने का जो तरीका समझ में आया मैंने अपना लिया, पर एक बात याद रखिएगा, जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना कोई और कर ही नहीं सकता। कभी मेरी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपके लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। वह हंस दी और मैं हैरान नज़रों से नीति को देख रहा था, जो मेरी मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ चुकी थी। ना चाहते हुए भी मैं उसके करीब बैठ गया था। मीना जी ने मुझे एक गोल्ड की अंगूठी दी थी।
यह कहकर कि नीति की उंगली में यह अंगूठी पहना देना। मैं नीति का हाथ थामकर अंगूठी भी उसकी उंगली में पहना दी थी। शायद यह 7 फेरों का बंधन ही कुछ ऐसा होता है कि दिल में खुद ब खुद एक दूसरे के लिए मोहब्बत पनप आती है। शायद मेरे दिल के जज्बात भी नीति के लिए बदलने लगे थे। मैंने एक नज़र उसे देखा। ब्यूटिशियन ने कुछ इस तरीके से मेकअप किया था कि वह अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी। उसकी दूधिया रंगत और बड़ी बड़ी हरे कांच सी आंखें मेरे दिल का चैन लूटने लगी थी। तभी कुछ देर पहले जो मैंने कसम खाई थी कि नीति को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मेरा दिल उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। मैंने उसके दूधिया नाजुक हाथ अपने होंठों से लगा लिए थे। आंखों में नशा उतर आया था और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सुहागरात में होता है। सब कुछ नॉर्मल ही रहा था और नीति को मुझे पाकर ऐसा लगता था कि उसने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। उस रात हम दोनों बहुत खुश थे। नीति ने मेरे कानों में सरगोशी करते हुए कहा था, तो मिस्टर अर्पित, तुम भी मेरी मोहब्बत में पूरे के पूरे डूब चुके हो। और मैंने भी बदले में नीति को अपनी बाहों में भरते हुए कहा था, हाँ नीति, तुम जीत गई और मैं तुमसे हार गया। लेकिन सुबह उठा तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था। वह सिर्फ एक रात का नशा था जो मैं नीति को देखकर बेकाबू हो गया था। एक औरत और मर्द के बीच की नेचुरल कशिश थी जो एक दूसरे की तरफ खींचती है, और मैं भी नीति की तरफ खिंच गया था। खुद को रोक नहीं पाया था। हालांकि मुझे कभी भी नीति से मोहब्बत थी ही नहीं, बल्कि मुझे अब नीति से नफरत महसूस हो रही थी। वह मेरे बराबर में लेटी हुई थी और बेखबर सो रही थी। मुझे अपने साथ लेटी उस लड़की से नफरत और गुस्सा महसूस हो रहा था जिसने मुझे मेरी मन्नत से दूर कर दिया था। मैंने हमेशा मन्नत के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। मन्नत भी तो मुझसे कितना प्यार करती थी। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैं रात को बहक गया था, क्यों मैंने वह सब कुछ कर दिया जो मैं करना नहीं चाहता था। कुछ ही देर बाद मीना जी नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर कमरे में आ गई थी, लेकिन मैंने उन पर जाहिर नहीं किया कि मेरे अंदर क्या मची हुई है। मैंने उन्हें यूं ही दिखाया जैसे मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, और फिर दिखावे के लिए यूं ही खुशी खुशी हम एक साथ रहने लगे। मीना जी ने वह घर और उनके 25% बिजनेस शेयर मेरे नाम कर दिए। 3 माह गुजरे थे कि मीना जी इस दुनिया से चली गई। अब यह बाजी मेरे हाथ में आ गई थी। अब वह घर भी मेरा था, कारोबार भी, और मेरे अलावा नीति का कोई नहीं था। वह मेरे रहमो करम पर थी। मैंने उससे बदला लेने का सोच लिया था। मैंने मन्नत के घर वालों से बात की और मीना जी की मजबूरी बताकर सादगी से शादी करने की गुहार लगाई। वो लोग मान गए। मन्नत मुझसे थोड़ी नाराज़ थी, पर मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला था, उसे सब बता दिया था। मैं उससे 3 महीने संपर्क में भी नहीं था, पर उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं उसे घर ले आया तो नीति उसे मेरे साथ देकर हैरान रह गई और पूछने लगी, यह कौन है? मैंने कहा, यह तुम्हारी मालकिन है और आज से तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से रहोगी। अगर कोई नाफरमानी की तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। वो हक्का बक्का मेरी तरफ देख रही थी। उसे विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। हालांकि मेरा व्यवहार तो उसके साथ कभी प्यार मोहब्बत भरा था ही नहीं। वह मुझसे हमेशा शिकवे शिकायत नहीं करती थी। अर्पित, जो पहली रात को तुमने मेरे ऊपर दीवानगी भरी मोहब्बत लुटाई थी, उसके बाद मैंने कभी तुम्हारी वैसी दीवानगी और मोहब्बत नहीं देखी। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? वह मेरे आगे पीछे घूमती थी, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती, मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। मेरी पसंद में उसने खुद को ढाल लिया था, लेकिन कभी भी वह मेरे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई थी। और आज तो मैंने उस पर सौतन ला दी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। वह रोने लगी, माफ़िया मांगने लगी, कहने लगी, कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो, जो कुछ भी कह रहे हो वह सब कुछ झूठ है। पर यह सच था। उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था। वह कहने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कानून के हिसाब से मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैंने कहा, हाँ, हमारी शादी रीति रिवाज के हिसाब से हुई है, लेकिन मैंने हमारी शादी को रजिस्टर नहीं करवाया। मैंने मन्नत के साथ अपनी शादी को रजिस्टर करवाया है। वह हैरान रहेगी क्योंकि यह काम मीना जी ने मेरे हवाले किया था। वह खुद तो जाकर यह काम नहीं करा सकती थी, और मैंने उस समय ऐसा नहीं किया था क्योंकि मेरे दिमाग में तो पहले ही बदला था। मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन मैं मीना जी के मौत का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कुछ समय बाद यही करना था। वह तो खुद इस दुनिया से चली गई। मैं उसे माफ़ करने के मूड में नहीं था, बल्कि मैंने उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा सोच रखी थी। मैंने उसे उसके कमरे से निकालकर स्टोर रूम में उसका बिस्तर लगवा दिया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसका जेब खर्च बंद कर दिया, उससे उसके सारे कीमती कपड़े और चीज़ें वापस ले ली। अगर उसे खाना खाना था तो बदले में इस घर के काम करने थे, वरना मैं खाना फ्रिज में रखकर उसे लॉक लगा देता था। नीति का सारा गुस्सा, सारी आनाकानी ख़त्म हो गई थी। वह हमेशा उदास रहती, मुझसे माफ़िया मांगती, पर मैं उसे देखता तक नहीं था। मैं उसके सामने मन्नत से मोहब्बत का इजहार करता, उसकी तारीफ़ करता, मन्नत के लिए तोहफे लाता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और रोज़ उसे बाहर ले जाता।
कभी मन्नत को अपनी बाहों में भरकर, कभी उसके हाथों को चूमता, कभी डिनर पर, कभी शॉपिंग पर। नीति यह सब देखकर रोती रहती, पर मैंने देखा था कि मन्नत कुछ उदास और खोई खोई सी रहती थी। वह नीति को भी कोई काम नहीं कहती, उसे बातें भी नहीं सुनाती थी। एक दिन तो मन्नत ने मुझे एक अजीब बात कह दी। कहने लगी कि नीति के साथ इतना जुल्म मत किया करो, वह तो तुमसे प्यार करती है, उसने जो भी किया था प्यार में आकर किया था। ऐसी मोहब्बत तो नसीब वालों को मिलती है, उसको माफ़ कर दो। मैं हंस दिया। यह तो मन्नत की अच्छाई थी, वह एक नेक दिल इंसान थी। उसे माफ़ करके अगर अपनी पत्नी का दर्जा देने लगा तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, मैंने पूछा। इससे पहले कि मन्नत जवाब देती, वेटर बिल ले आया और मेरी बात बीच में ही रह गई। मैंने देखा था कि मन्नत नीति के साथ बहुत अच्छी थी, और जब मैं उससे खाना छुपाता था तो वह खुद उसे खाना दे देती थी। मैं उससे कहता कि उस पर हुक्म चलाओ, यह तुम्हारी सौतन की जगह है। और तुम्हें पता है, नीति की वजह से मेरा पूरा करियर दाव पर लग गया था। अगर मैं उस समय उसकी नानी की बात नहीं मानता तो आज ना तो तुम मुझे मिली होती, और ऊपर से मेरा करियर भी चौपट हो गया होता। उसने तो मुझे बदनाम करने की और बर्बाद करने की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और उसे उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। तो वह कहती थी कि नहीं, मेरा दिल ऐसा नहीं है। पता नहीं वह कहाँ खोई हुई थी। वह मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐसा लगता था कि वो जैसे बहुत उदास है। कहीं वह इस बात से नाराज़ तो नहीं थी कि मैंने उससे पहले शादी नहीं की, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उसे नीति पर भी तो गुस्सा होना चाहिए था। पर वह नीति पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती थी। मेरी एक हफ्ते की नाइट ड्यूटी लगी थी। आजकल मैं रात को घर नहीं होता था। एक दिन जब मैं सुबह घर आ रहा था तो मैंने एक शोर सुना, और जब मैं भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो मेरी सांसें रुक सी गई। मन्नत की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। मोहल्ले वालों का कहना था कि वह छत से गिरी थी। मैं तो गम से चूर था। मेरी मन्नत अब इस दुनिया में नहीं थी। यह कोई हादसा था, पर यह हादसा मुझे बर्बाद कर गया था। मन्नत को इस दुनिया से गए एक ही हफ्ता हुआ था कि एक रात मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। वह नीति थी। मैंने उसे डांटा तो वह रोते हुए कहने लगी कि उसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, इसलिए मैं उसे अपने कमरे में सोने दूं। मैं उसके नाटकों से जानकार था। मैंने उसे बुरा भला कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह वही डर के मारे मेरे कमरे के दरवाजे के आगे ही सो गई। सुबह जब मैं बाहर आया तो देखा वह बेहोश थी। उसका शरीर बर्फ़ जैसा ठंडा था। मैं उसे कमरे में लाया, उसका इलाज किया। जब उसे होश आया तो मैंने उसकी तरफ सूप का प्याला बढ़ाया। इसे पीकर दवा ले लो, मैंने कहा। वह रोने लगी और इतना कहकर वो चलेगी। वह इस काबिल नहीं है। वह सारा दिन घर के काम करती, मेरे सामने बिना ज़रूरत नहीं आती। मैं जो भी कहता चुपचाप सुन लेती, पलट कर जवाब भी नहीं देती थी। एक रात बाहर बारिश हो रही थी। मुझे अपने कदमों के पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने उठकर लाइट ऑन की तो देखा वह नीति थी। मेरे पाँव पकड़कर रो रही थी। मैंने उसे पुकारा और पूछा, यह क्या कर रही हो? मुझे माफ़ कर दें, मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं गुस्से में थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर बैठी। नीति की हालत बहुत ख़राब थी। उसके शब्द अधूरे अधूरे निकल रहे थे। मैं सतर्क हुआ और आराम से पूछा कि वह क्या कहना चाहती है। उसने जो बात मुझे बताई, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मन्नत के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, उसे नीति ने धक्का दिया था। मैं यह सुनकर आग बबूला हो गया। वह रोते हुए माफ़िया मांगने लगी। मैंने उसे उस तूफ़ानी रात में अपने घर से निकाल दिया और कहा कि अगर वह दोबारा यहाँ आई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वह काफ़ी देर तक रोती रही, दरवाजे पर दस्तक देती रही, पर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं चाहता तो उसके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैंने उससे पहले भी उस पर बहुत अत्याचार किए थे और वह कुछ नहीं बोलती थी। मैंने उसे घर से निकाल दिया। अब उसका कोई भी नहीं था। मीना जी ने कहा था कि मेरे अलावा नीति का कोई भी नहीं है, उसका बहुत ख्याल रखना, पर मैंने सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। मुझ में इतना गुस्सा था और मैंने वह सारा गुस्सा निकाल दिया और फिर उसके बारे में सोचा भी नहीं। मुझे नहीं पता था वह कहाँ गई, क्या कर रही होगी। मुझे कोई परवाह नहीं थी। 3 महीने बाद मैं एक दिन बैठा अपनी ईमेल चेक कर रहा था जब मुझे मन्नत की तरफ से एक ईमेल मिला, जो उसी दिन आया था जिस दिन मन्नत की मौत हुई थी। मैंने पहले इस और ध्यान नहीं दिया था, पर अब मैंने तुरंत उसे खोला और पढ़ने लगा। लिखा था, तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई और व्यक्ति आया था। हमारे साथ काम करने वाला डॉक्टर था। उसने मुझे तसल्ली दी, क्योंकि मैं यही समझती थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। हम में दोस्ती हुई, हम साथ बाहर जाने लगे, दोस्ती प्यार बन गई और हम वह हद पार कर बैठे जिसके बाद बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। उसने मुझे शादी का वादा किया था, पर वह तो पहले से ही शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। वह मुझे धोखा दे रहा था और मैं तुमसे यह सब छुपाकर मैं शादी के बाद भी उससे मिलती थी और उसके साथ सारे रिश्ते भी बनाती थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और प्यार में सब कुछ जायज़ है, ऐसा मेरा मानना था।
वो भी मेरे बिना अधूरा था। कहता था तुम्हारे बिना उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, लेकिन वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा बनकर ही रहूँगा। मैं भी तो उससे प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हें भी धोखा दे रही थी। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और मुझे उस बेवफा से प्यार है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं आज सुबह इस दुनिया से जाने वाली हूँ। जब तक तुम्हें यह ईमेल मिलेगी मुझे मुक्ति मिल चुकी होगी। और परेशान नहीं होना, मैं जहाँ भी हूँ खुश रहूँगी। नीति को माफ़ कर दो, उसकी मोहब्बत की कदर करो, तुम खुशकिस्मत हो। यह पढ़कर मेरा वजूद कांपने लगा। इसका मतलब नीति ने ऐन वक्त पर मन्नत को हाथ लगाया था, जब मन्नत खुद ही कूदने वाली थी। नीति ने यह ना किया होता तब भी मन्नत ने मरना ही था, और मैंने नीति को बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया। उसके पास तो जाने का कोई और ठिकाना भी नहीं था। आज इस बात को 3 महीने से ज़्यादा हो गए थे। जाने वह कहाँ थी, किस हाल में थी, जिंदा भी थी या मर गई थी। मैं तुरंत उसे तलाश करने भागा। मैं जाने कितने दिनों से उसे ढूंढ रहा था। कभी अस्पताल जाता, कभी सेंटर वालों से पूछता, कभी उसे गुमशुदगी लोगों की लिस्ट में तलाश करता, तो कभी मुर्दों की लिस्ट में। जब कभी कोई मुझे यह कहकर बुलाता कि एक जवान लड़की की लाश मिली है, आकर देख ले, कहीं आप उसे तलाश तो नहीं कर रहे हो, तो मैं घर से निकलने से लाश देखने तक मैं सूली पर लटकता था। पर जो मैंने उसके साथ किया था, उसके बाद उसका जिंदा होना भी नामुमकिन था। मैं जाने कब इस कदर जालिम हो गया था। एक दिन मैं यूं ही उसे तलाश करते हुए एक मंदिर पर चला गया। वहां बैठा नीति को याद करते हुए रो रहा था कि एक शोर पर मेरा ध्यान गया। कोई फकीर था जो एक खाली बर्तन को बार बार दीवार से गड़ा रहा था। मैंने उस तरफ देखा और मुंह फेर लिया। अचानक मेरा दिल बैठा और जोर जोर से धड़कने लगा। उस फकीर के साथ कोई बैठा था। मैं उसे हैरानी से देखते हुए उठकर उसके पास गया। उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। यह वही थी, पर जिस हाल में थी उसे उस हाल में देखने की मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। मिट्टी और मैले से सने हुए कपड़े, उलझे उजड़े बाल, गंदे हाथ पांव, वह पागलों की तरह हवाओं में घूम रही थी। मैंने उसे पुकारा तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और बुरी तरह घबरा गई, जैसे मैं उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाला था। पर अब उससे बुरा मैं उसके साथ क्या कर सकता था, जितना कर चुका था। मेरी आंखें भर आई, दिल खून के आंसू रोने लगा। यह मैंने क्या कर डाला था। मुझे बीते हुए वो दिन याद आने लगे जब मैं एक अलग लड़की को जानता था, और यह तो उस लड़की का विपरीत रूप थी। मैं उसे अपने घर ले आया और उसका इलाज शुरू किया। उसकी हालत देखकर मैं दिन रात रोता था। उसे मेरी बातें समझ नहीं आती थी, पर मैं उसे माफ़िया मांगता था। पर भगवान का शुक्र है कि प्यार और देखभाल से अब वह ठीक होने लगी है। मुझे यकीन है कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कसम खाई है कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। अब वही मेरा सब कुछ है। मैंने उसे मानसिक डॉक्टर को दिखाया है। उसका कहना है कि वैसे तो वह नॉर्मल हो रही है, लेकिन उसने अभी तक आपको पहचाना नहीं है। वह अचानक से मेरा नाम लेती है, मुझे पुकारती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि मैं उसके पास ही बैठा हूँ। पता नहीं उसने वो 3 महीने कैसे गुजारे हैं। क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? वह कहाँ रहती है? मैं कुछ नहीं जानता। सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अपने ऊपर गुस्सा आता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इतना निर्दयी कैसे हो गया? इसमें उसका क्या कसूर था? कसूरवार तो मन्नत थी जो मुझे धोखा दे रही थी। मैं मेरे जज्बातों के साथ खेल रही थी। नीति ने तो मेरे साथ वफा की थी। भले ही मेरे साथ शादी करने का उसका जो तरीका था गलत था, लेकिन शायद वह मुझे दीवानों की तरह मोहब्बत करती थी, और दीवानगी में आकर ही उसने यह कदम उठाया था। मुझे आज नीति से कोई गिला नहीं है, बल्कि मेरे दिल में उसके लिए इज्जत, सम्मान और प्यार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। वही अब मेरी सब कुछ है, जिसके बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं नीति का ध्यान ऐसे रखता हूँ जैसे वह कोई कांच की गुड़िया है। मेरे प्यार और मेरे ध्यान से धीरे धीरे नीति की तबीयत सुधरने लगी है। और एक दिन जब उसने मेरी तरफ देखकर आंखों में आंसू भरकर मुझे पुकारा था, अर्पित क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। मैंने कहा, नीति भूल जाओ सब कुछ। आज के बाद मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। उसकी आंखों को चूम लिया था, उसे अपने होने का, अपने प्यार का एहसास दिलाया था। और उस रात बाकी नीति की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। मैंने भी खुद से और नीति से वादा किया था कि कभी उसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।